मेरा नाम रघुमनी सिंह। मैं एक्चुअली आसाम से हूँ। लेकिन मेरा कास्ट है, मैं मणिपुरी हूँ। सर ने मुझे मणिपुर से ही बताया, लेकिन एक्चुअली मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैं मणिपुरी हूँ। मेरा अगर मदरलैंड अगर है तो वो मणिपुर में है। इसलिए ज़्यादातर एमएसटी में भी जो मेरा टीम है, ज़्यादातर वो मणिपुर में ही है। मणिपुरी लोग ही है। इतना है तो थैंक यू। इतना है मेरा परिचय। तो आज शेखवत जी, सर आपने मुझे एक मौका दिया कि इतने बड़े मंच में बोलने का, कुछ दायित्व संभालने का मौका दिया। ये मेरा खुश नसीब है। तो दोस्तों, आज आप सभी को मेरा जो भी तजुर्बा, मैंने आज तक इस क्रिप्टो मार्केट या ब्लॉकचेन मार्केट को मैंने एनालाइज किया, समझा। इसको थोड़ा बहुत मैं आज जो भी मौका मिला, सर ने मुझे एक मौका दिया, तो मैं थोड़ा इसको शेयर करने का कोशिश करूंगा। इसमें शायद कहीं अगर भूल भी हो जाए तो आप लोग माफ करेंगे, जरूर, मैं आशा रखूंगा। और पंकज त्रिपाठी जी, तो आप सब है, तो जो भी कोर्स है, कभी अगर मेरा वॉइस ब्रेक हुआ या कुछ भी हुआ तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म भी कीजिएगा। तो पहले सभी को एमएसटी के बारे में, जो हमारा जो महागुरु शेखवत जी रोज सुबह आके टेक्निकल सेशन के जरिए अलग अलग पार्ट्स को हम लोग को समझाते रहते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों को शेयर करना जा रहा हूँ सर, मैं थोड़ा एमएसटी से हट के, मतलब इसका रिलेटेड ही है। तो ब्लॉकचेन मार्केट या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या तो क्रिप्टो करेंसी, हम लोगों ने जो सुन रहा है, जो डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी जो भी कहे, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ और क्या चल रहा है मार्केट में, और इसका मेन फंडामेंटल जो कैलकुलेशन है, जो क्या चल रहा है, और हम लोग एमएसटी के साथ जुड़ के इससे क्या क्या फायदा मिल सकता है, और कहाँ से कहाँ तक हम लोग का जर्नी हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि जिस मंच में हम लोग है, जिस जहाज में हम लोग बैठे हैं, या जिस फ्लाइट में हम लोग बैठे हैं, अभी टेक ऑफ तो कर चुके हैं, लेकिन असल में एमएसटी ब्लॉकचेन नामक जो फ्लाइट है, इसका कोई लैंडिंग या कोई डेस्टिनेशन भी है या नहीं। क्योंकि मार्केट में ज्यादातर यहाँ में जो भी हम लोगों का जो जितना भी पार्टिसिपेंट यहाँ में लीडर्स बैठे हैं, ज्यादातर लोग इस मार्केट में अलग अलग मार्केट से अलग अलग प्रोग्राम के जरिए इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम अभी मार्केट में, जो वायरल प्रोग्राम बोलते हैं हम लोग, ये क्या करते हैं, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा के टेक ऑफ तो लेके जाता है, लेकिन कहीं लैंडिंग कर नहीं पाता। तो ज्यादातर 99% या 95% तक कह सकता है जो क्रैश हो ही जाता है। तो क्रैश का मतलब बर्बादी। तो इसलिए सबसे पहला मेरा फोकस ये है कि जिस जहाज में या जिस फ्लाइट फ्लाइट में हम लोग बैठे, तो ये जो फ्लाइट जो है हम लोगों को सही मंजिल तक पहुंचाएगा, या कहीं लैंडिंग करके हम लोग को सेफ लैंडिंग करवाएगा, या तो ये भी क्रैश हो जाएगा। ये बहुत लोगों का अभी मार्केट में सवाल है। इस सवाल को जवाब ढूंढते ढूंढते आज तक 10-11 महीना तो ऐसे ही गुजर गया। ये जो एमएसटी का जो फ्लाइट है उड़ते हुए अभी 10-11 महीना तो गुजर गया, लेकिन अभी तक लोगों को, बहुत लोगों को अभी तक समझ में ही नहीं आया। अभी तक इस फ्लाइट में, मतलब सवाल ही सवाल करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉकचेन मार्केट है, इसका शुरुआत कब हुआ, कैसा हुआ, इससे थोड़ा मैं रिलेट करके जानने की कोशिश करूंगा एमएसटी को, और विस्तार से शायद इससे और भी आप लोग क्लियर समझ पाएंगे एमएसटी को। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का शुरुआत कब हुआ, एक्चुअली हम सभी को मालूम है कि 2008 जो सतोशी नकामोटो नामक व्यक्ति है, या कोई फाउंडेशन है, या कौन है, अभी तक राज ही है, किसी को पता नहीं। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो 2008 का नहीं है, ये बहुत पहले से ही एक मार्केट में एक आइडिया इन्वेंशन हुआ था। जो 1991 1991 में जो स्टीवर्ट हैवर और उसका एक साथी है जो डब्ल्यू स्कॉट स्टोर नेता का नाम पे है,
उन दोनों ने 2091 साल में ही ये जो इनोवेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इनोवेशन कर चुके थे। उसके बाद 2090, इसके पहले 2090 से ही निक शाजाबो नामक एक व्यक्ति ने इसको, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो अभी जो चल रहा है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने सभी ने जो सुना है, इसका एक आइडिया भी ऑलरेडी इन्वेंशन कर चुके थे, लेकिन इसको प्रैक्टिकल काम पे लाने वाला सतोशी नाकामोटो है। इसलिए सतोशी नाकामोटो ही ज्यादातर लोग इसका नाम याद रखते हैं। तो ये जो 2008 में बिटकॉइन जो सतोशी नाकामोटो ने जो बना के जो मार्केट में उतारा, लाया गया, इसका मकसद क्या था? इसका पीछे एक कहानी भी है। क्योंकि 2008 में अमेरिका में, यूएसए में ऐसा एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। बहुत बैंक इधर उधर उथल पुथल हो गया था। बहुत बैंक, मतलब बहुत मार्केट पूरा क्रैश हो गया था बैंक। तब क्या हुआ? क्योंकि गलती किया किसने? बैंकों ने गलती किया। बैंक क्या है? लोगों का पैसा चलाने वाला, लोगों को पैसा लेके बिजनेस करने वाला, यही तो बैंक है। बैंक लोगों का पब्लिक पैसा लेता है, पब्लिक पैसा को वो कहाँ लगा रहा है, क्या कर रहा है, किसी को पता नहीं। हम लोग सिर्फ जमा बैंक को दे के आता है, उसके बाद इतना हम लोग को गारंटी देता है कि चलो आपका पैसा जब आप चाहोगे, जब भी आप बैंक में आओगे, आपका पैसा मिलेगा। इतना ही हम लोगों को गारंटी दिया हुआ है। इसमें विश्वास करके हम लोग बैंक में अपना पैसा रख देते हैं, उसका जिम्मेदार में हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन बैंक क्या कर रहे ये पैसा कहाँ यूज कर रहा है, कहाँ यूटिलाइज कर रहा है, कोई किसी को पता नहीं। इसको ना सिस्टम इसको अलाउ ही नहीं करता, इसको हिडन रखता है। उसी बैंक में जाके अगर कोई लोन मांगे तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। कि हम लोगों को पैसा को वो उल्टा हम लोग को लोन देंगे तो ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, और हम लोग अगर रखेंगे तो एनुअली सेविंग्स अकाउंट में कितना, 7%, 6%, यही तो मिलता है। क्योंकि ये है बैंकिंग का गेम। लेकिन जब 2008 में यूएसए में जब फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक क्रैश हुआ, तब गलती किसका था? बैंक का था। लेकिन पैसा डूबा किसका? पब्लिक का। जो असल में उन लोगों का कोई दोष ही नहीं, उन लोगों का कोई गलती है ही नहीं। तब जाके जो एक पागल कहे या क्या कहे, जो सतोशी नाकामोटो नामक जो व्यक्ति कहे या आज तक पता नहीं, उसने क्या, चलो ठीक है, अभी इस बैंकिंग का एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाल देते हैं। क्योंकि किसी का भरोसे हम लोग अपने पैसा को रखे और वो लोग गलती करके अपना पैसा को जो चाहे जो मर्जी करते हैं। तो इससे जन्म हुआ बिटकॉइन। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है कि बिटकॉइन टेक्नोलॉजी में खासियत क्या है? इसमें एक डिसेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी या कोई भी इसमें, मतलब बीच में कोई भी नहीं है। पीआर टू पीआर, यानी कहीं भी दुनिया में कहीं भी एक दूसरे के साथ पीआर टू पीआर हम लोग अपना मर्जी से, अपना पैसा है, अपना मर्जी से हम लोग ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। इसको सिक्योर भी रहेंगे, ट्रांसपेरेंसी भी रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं बैंक में अगर कोई भी अगर बड़ा अमाउंट अगर ट्रांजेक्शन करने लगे तो वो पूछने लगेंगे कि पैसा मेरा है, मैं जहां दूं जो करूं अपना मर्जी। लेकिन बैंक क्या कि हम लोग को कंट्रोल करता है कि आप किसको बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो, आपका पैसा कहां से आए हो, मतलब तरह तरह की हेरासमेंट करता है। तो इसी से जन्म हुआ बिटकॉइन, जो दुनिया का एक ही करेंसी हो, इसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई कंट्रोल करने ना हो, ना सरकार ना प्राइवेट सेक्टर किसी का कंट्रोल में ना हो, और ये प्लेटफॉर्म ट्रस्टेबल भी हो, सब लोग इसमें भरोसा कर सके, विश्वास कर सके। और इसी से जन्म हुआ, मतलब एक डिजिटल करेंसी के सपने लेके, डिजिटल करेंसी इसको बताया जाता है, हम लोग वर्चुअल करेंसी भी बोलता है। इसका जन्म हुआ 2008 में। ओके, तो ठीक है, चलो अभी बिटकॉइन मिल गया, बैंक का अल्टरनेटिव भी मिल गया। अभी बैंक का शक्ल काटने का भी जरूरी नहीं है, उसको पूछने का या उसको वेरीफाई कुछ भी जरूरी नहीं। हम लोग अपना मर्जी से अपना वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर, इतना अच्छा जो बिटकॉइन अभी मिल गया हम लोगों को,
तो क्या जरूरी था अभी मार्केट में, अगर आप लोग अगर हम लोग रिसर्च करके देखें, कॉइन मार्केट कैप में अभी कम से कम 25,000 से ऊपर अभी कॉइन लिस्टेड है, जो अभी मार्केट में चल रहा है। 25,000 से ऊपर अभी क्रिप्टो करेंसीज है, टोकन्स है, कॉइन्स है। क्यों क्यों की जरूरत है इतना आने का? इतना अच्छा बिटकॉइन मिल गया। तो दोस्तों, इसमें से जो 25,000 है, सभी कोई टोकन, कोई वो तो मतलब कोई बजट में रहेगा भी नहीं। बहुत लोग तो बजट खो भी चुके हैं। लेकिन इसमें से कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट अभी मार्केट में है और सर्वाइव रहेंगे। तो हम लोग को जानना ये जरूरी है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट या किसी कौन कौन सी टाइप का करेंसी या डिजिटल करेंसी के जो भी कहे, वो अभी दुनिया मार्केट में सर्वाइव होंगे, ये जानना जरूरी है। दोस्तों, इसमें हम लोग का एक गलत सोच ये भी है। हम लोग ब्लॉकचेन का नाम सुनते ही हम लोग को क्या समझ में आता है? क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी, इतना ही हम लोग को समझ में आता है। लेकिन दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसा एक महासागर है। ये सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, ब्लॉकचेन महासागर है। इस महासागर का क्रिप्टो जो है या डिजिटल करेंसी, अभी बिटकॉइन, इथेरियम जो भी हम लोग सुन रहे हैं, ये एक उस सागर में जितना पानी है, उसका एक एक बूंद पानी हम लोग समझ सकते हैं, जो ब्लॉकचेन का एक प्रोडक्ट है क्रिप्टो। लेकिन ब्लॉकचेन का मतलब क्रिप्टो नहीं है, ये बात हम लोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सोच बदलना पड़ेगा। जब तक ये सोच नहीं बदलेंगे, हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो चलो ठीक है, फिर थोड़ा देखते हैं जो मार्केट में जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी जो हम लोग भरोसेमंद है, इसको थोड़ा और छानबीन करते हैं। उसके बाद मैं एमएसटी में आ जाऊंगा। लास्टली थोड़ा बहुत आज सर ने जो टाइम दिया है, इसको मैं यूटिलाइज करने का मैं कोशिश करूंगा। तो उसके बाद 2012 में आ गया रिपल, जैसे हम लोग एक्सआरपी के नाम पे हम लोग जानते हैं। तो एक्सआरपी में क्या सॉल्यूशन लेके आया? बिटकॉइन ने क्या किया? बैंक का अल्टरनेटिव, बैंक का अगेंस्ट कह सकते हैं इसको, अगेंस्ट में उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसने बैंक के अगेंस्ट में जाके काम किया। लेकिन एक्सआरपी ने फिर किया, बैंक के साथ चलने का फैसला किया। इसमें बैंक एक्सआरपी ने क्या किया, जो अलग अलग देशों का जो अलग अलग करेंसी है, अलग अलग बैंकों से जो ट्रांजेक्शन है, इसको आसान बना दिया एक्सआरपी ने। कैसा? क्योंकि जो बैंक है, दुनिया भर का जितना भी बैंक है, जो अलग अलग फिएट करेंसीज है, इसका मतलब ब्रिज बना दिया करेंसी। इसको बोलते हैं हम लोग करेंसी ब्रिज करेंसी। तो मान के चलो, इंडिया से एक श्याम नामक व्यक्ति ने यूएसए में एक जॉन नामक व्यक्ति को पैसा बेचना है इंडिया से। एसबीआई, इंडिया के एसबीआई बैंक है मान के चलो। तो एसबीआई में जाता है श्याम। उसके बाद वो जॉन को बेचना है अमेरिका में, जो सिटी बैंक में उसका अकाउंट है मान के चलिए। क्योंकि इंडिया का करेंसी क्या है? आईएनआर है, और यूएसए का करेंसी क्या है? डॉलर है। तो इसको, जो ट्रेडिशनल जो बैंकिंग प्रोसेस है, इसमें क्या है कि 3-4 दिन लगता है इसको ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने में, और उसका ट्रांजेक्शन फी भी इतना हाई है कि 800, 1000, 1500 तक ले लेता है। तो इसको एक्सआरपी ने आसान कर दिया, क्योंकि एक ब्रिज करेंसी बना दिया जो एक्सआरपी, क्योंकि बैंक, इसको बैंक करेंसी भी कहा जाता है एक्सआरपी को। तो एक्सआरपी ने क्या किया, इसको आसान किया। कैसा किया? जो मान के चलो श्याम एसबीआई में गया, 1 लाख उसने इसके एसबीआई को दे दिया। तो एसबीआई क्या करता है, जो इसको एक्सआरपी में कन्वर्ट करेगा, 1 लाख वैल्यू को एक्सआरपी में कन्वर्ट करेगा तुरंत। एक्सआरपी जो यूएसए का जो सिटी बैंक है, उसमें एक्सआरपी पहुंच जाता है तुरंत। और सिटी बैंक क्या करेगा, फिर इसको मतलब अमेरिकन डॉलर में तुरंत कन्वर्ट करके जॉन का अकाउंट में डॉलर का रूप में वो डाल देता है। तो ये प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 5 सेकेंड से भी कम लगता है। ट्रांजेक्शन भी इतना फास्ट कर दिया। और ट्रांजेक्शन फी कितना लगा होगा? ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 रुपया। कि वहां कितना जाता था, हजारों चार्जेस लेता था, वो भी 3-4 दिन लगा के। लेकिन यहाँ में सेकेंडों में काम हुआ, चार्जेस भी 5-10 रुपया से काम चल गया। अब बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, इसको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन बोलता है हम लोग। इसको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को एक्सआरपी ने किया इसका एक सॉल्यूशन लेके आया मार्केट में। जो भी प्रोजेक्ट आता है या जो भी प्रोजेक्ट अभी सर्वाइव कर रहे हैं,
इसका एक मतलब इसका एक सॉल्यूशन लेके आता है मार्केट में, वही सरवाइव कर सकता है। उसके बाद आ गया 2015 में, फिर इथेरियम आ गया। इथेरियम का भी योगदान तो बहुत लोगों ने सुना है। इथेरियम, तो इथेरियम का मेन मकसद क्या है? इथेरियम का जो क्रिएटर है, इसको हम लोग विटालिक बुटेरिन के नाम पे जानता है। तो विटालिक में दिमाग में ये आया कि देखो, दुनिया भर में जो एक ही करेंसी, वो भी डिजिटल में अगर हम लोग काम चला सकता है, तो जितना भी अभी हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट या डील्स, जो भी एग्रीमेंट चल रहा है, कोई जमीन बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई कंपनी के साथ कोई डील्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसको क्यों ना हम लोग डिजिटल में किया जाए। तो इससे जन्म हुआ, विटालिक के सोच से जन्म हुआ, अभी इथेरियम जन्म हुआ। उसके बाद इथेरियम ने क्या सोल्यूशन लेके आया, जो हम लोग ने आज तक जो ज्यादातर अभी मार्केट में चल रहा है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट, जो अगर मान के चलो किसी ने जमीन खरीदना है, किसी ने बेचना है, तो दोनों के बीच एक डील साइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, एग्रीमेंट साइन करता है। अब मान के चलो एक मतलब वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में दो टीम खेल रहा है, उसमें एक बाजी लगाता है, बहुत लोग पैसा लगाता है कि अगर इंडिया जीत गया तो मैं आपको 1 लाख दूंगा, अगर जिम्बाब्वे जीत गया तो आप मुझे 1 लाख दोगे। ऐसा दो मतलब पैसा लगा के हम लोग बहुत गेम खेलता है। तो इसमें क्या है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, इथेरियम ने इसको भी मतलब आसान कर दिया। क्योंकि ऐसा है कि देखो, राम और शाम के बीच में एक चैलेंज लगाता है कि चलो ठीक है, अगर इंडिया जीत गया तो मैं दूंगा, और जिम्बाब्वे जीत गया तो आप देना पड़ेगा मुझे 1 लाख, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर में। तो इसको इथेरियम का कॉन्ट्रैक्ट में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए राम और श्याम के बीच में अगर एक कोडिंग के जरिए अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना देता है, तो क्या होगा, जब मान के चलो खेल खत्म होने के बाद, मान के चलो इंडिया जीत लिया, अभी श्याम राम को 1 लाख देना पड़ रहा है अभी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देना है। तो इसमें क्या है कि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना होता, तो क्या करेंगे, श्याम राम बोलेंगे कि श्याम देखो, अभी तो इंडिया जीत गया, आप मुझे 1 लाख भेजो, मेरे अकाउंट ये है वो है, मतलब ये करना पड़ता था। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इसमें क्या आसान कर दिया, ये राम श्याम को या श्याम राम को ना कॉल करने का कोई जरूर नहीं है। उसने कोडिंग मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोड, मतलब उसके कोड लिख के रख दिया, तो ऑटोमेटिक तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। जब गेम खत्म होगा, इंडिया जीते या जिम्बाब्वे जीते, किसने किसको देने का वादा किया था, वो तुरंत अपने आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो जिसका अकाउंट में भी 1 लाख जाना चाहिए, वो तुरंत अपने आप चला जाएगा। तो इसी तरह अभी तो अलग अलग देखो, हम लोग फ्लाइट टिकट ले, या फ्लाइट डिले हो या फ्लाइट कैंसिल हो, इसमें भी लोन आ गया है, सॉरी इसमें इंश्योरेंस आ गया है। तो इंश्योरेंस के बीच में भी ये बहुत बड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने उसका बहुत आसान कर दिया है। क्योंकि ये सब सिस्टम पे अभी इंडिया में भी अभी आ रहा है, अभी एमएसटी के जरिए ये सब आने वाला है। क्योंकि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एक आइडिया जो लेके विटालिक ने जो आया इथेरियम के जरिए, उसी के जरिए मार्केट में बहुत, इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बहुत इसको एक बड़ा सॉल्यूशन लेकर आया है। इसलिए इथेरियम का डिमांड क्यों है, इसलिए डिमांड है इथेरियम का, क्योंकि लोगों को जरूरी है। तो इसके बाद आया 2017 में फिर बाइनांस आया। बाइनांस का भी ब्लॉकचेन लेके आया। तो बाइनांस क्यों आया? बाइनांस आया तो जितना भी अभी क्रिप्टो करेंसीज या जो भी कॉइन अभी मार्केट में बन रहा है, इसको कहीं ना कहीं एक्सचेंज करने का प्लेटफॉर्म तो चाहिए। इस जरूरतमंद को सीजेड ने सोचा कि चलो मैं एक एक्सचेंज लेके जाता हूँ मार्केट में, ये तो जरूरी है, अलग अलग क्रिप्टो कॉइन जितना भी मार्केट में है इसको तो कन्वर्ट करो, इधर से बाय सेल करो, इधर से इधर भेजो, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एक्सचेंज चाहिए। इसके लिए बाइनांस ने एक एक्सचेंज सोल्यूशन लेके आया। लेकिन 2017 में आया बाइनांस, उसके पहले जो बिटकॉइन आया, इथेरियम आया, रिपल आया, इसका तो कोई कैसा एक्सचेंज करता होगा। तो शुरुआत में बिटकॉइन जब आया था, तब एक बिटकॉइन टॉक डॉट ओ आर जी नामक एक फोरम था, इसको अब हम लोग फोरम कहेंगे। इसमें हम लोग आपस में बात करते हैं, मैं आपको इतना बिटकॉइन भेजूंगा, आप मुझे इतना डॉलर भेजो, मतलब पेपाल के जरिए, मतलब जैसे व्हाट्सएप हम लोग जो बातचीत करते हैं इसी तरह का है। इसमें बहुत हाई रिस्क भी था। लेकिन 2012 में कॉइनबेस जो एक्सचेंज हम लोग अभी जो सुन रहे हैं, कॉइनबेस, वो 2012 से है। लेकिन इससे पहले एक एक्सचेंज था, शायद आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना, एमटी डॉट गॉक्स भी बोलता है, जॉक्स भी बोलता है, एमटी डॉट जीओएक्स नामक एक एक्सचेंज था मार्केट में। तो वो 2010
2010 में आया, लेकिन 2014 में इसको पूरा हैक हो गया। तो इसलिए वो एक्सचेंज जो अभी मार्केट से पूरा गायब ही हो गया। तो इसी तरह एक्सचेंज का भी एक सॉल्यूशन लेके आया मार्केट में। उसके बाद आया, देखो ये जो बिटकॉइन या जो भी अभी क्रिप्टो करेंसी हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसको इतना हाईली वोलेटाइल है, इसको लोग संभाल नहीं पाता कि रखे तो कैसा रखे। बिटकॉइन आज 80,000 है, कल को 20,000 में आ जाता है। आजकल इथेरियम 2,000 में है, तो कल को मतलब 500 में भी आ सकता है, $500 में भी आ सकता है। कोई मतलब उसका कोई आता पता नहीं है, कब गिरे कब उठे। तो इसके लिए एक मतलब मार्केट में ये जरूरी था कि एक स्टेबल कॉइन लाना जरूरी था। इसलिए स्टेबल कॉइन जो है 2014 में यूएसडीटी नामक जो टेथर कंपनी का जो डॉलर है, वो भी 2014 में शुरू हुआ। उसके बाद यूएसडीसी आया, 2018 में आया। तो स्टेबल कॉइन क्या है ये भी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि स्टेबल कॉइन का मतलब है इसका वैल्यू अमेरिकन डॉलर, $1 का बराबर, एक यूएसडीटी बराबर हो, ना गिरे ना उठे, एक मतलब एक स्टेबल रहे वैल्यू। जो भी मार्केट में जो क्रिप्टो कॉइन्स जो अभी मार्केट में अप डाउन जो हो रहा है, इसको मान के चलो आज बिटकॉइन मैंने खरीद के रखा, तो कल को मुझे पता चला, मुझे डाउट है कि कल को गिर जाएगा, तो मैं इसको बिटकॉइन सेल करके मैं यूएसडीटी में मतलब पार्क करके रख सकता हूँ। तो यूएसडीटी का मतलब है वही यूएस डॉलर ही है। तो जितना यूएसडीटी या यूएसडीसी मार्केट में सर्कुलेट होता है, उसी का बराबर जो अमेरिकन बैंक में जो उसका डॉलर सिक्योर रखता है, सिक्योरिटी के तौर में जो उसका डॉलर सिक्योर रखता है, सिक्योरिटी के तौर में रखता है। तो इसी तरह मतलब हम लोग का जो नेटिव कॉइन है उसका भी, सॉरी, स्टेबल कॉइन का भी जन्म हुआ। उसके बाद देखो, इतना इथेरियम ने इतना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सॉल्यूशन लेके आया, एक्सआरपी ने बैंकिंग सॉल्यूशन लेके आया, बिटकॉइन ने एक डिजिटल करेंसी, वर्ल्ड वाइड एक करेंसी का सॉल्यूशन लेके आया, बाइनांस ने एक्सचेंज का सॉल्यूशन लेके आया, उसके बाद टेथर आ गया। तो उसके बाद इतना, तो क्या जरूरी है इसके बाद? देखो सर, इथेरियम हो, बिटकॉइन है, जो भी हो, एक तरफ अच्छा तो है, लेकिन इसका कमियां भी है। कमियां क्या है? इसका ट्रांजेक्शन कॉस्ट अभी भी बहुत हाई है, और एक तरफ इसका स्पीड भी बहुत स्लो है। इस कमी को दूर करने के लिए सोलाना नामक एक 2020 में, सोलाना आप सभी ने सुना होगा, सोलाना 2020 में आया। इसने मार्केट में क्या सोल्यूशन लेके आया, क्या कमियां उसने दूर करने के लिए मार्केट में आया कि चलो ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसमें जो ट्रांजेक्शन स्लो हो रहा है या तो फी ज्यादा लग रहा है, इसको मैं आसान कर देता हूं। इसलिए सोलाना ने किया, हाई स्पीड कर दिया इसको, तुरंत सेकंडों में, मतलब 80,000, सॉरी 60,000 पर सेकंड टीपीएस, पर सेकंड 80,000 ट्रांजेक्शन वो कर सकता है, इतना स्पीड है सोलाना का। उसके बाद इसका ट्रांजेक्शन फी की एक नाम मात्र है, ट्रांजेक्शन फी का भी वैल्यू इतना उसने कम कर दिया। तो इसने मार्केट में इस कमी को दूर करके इस सॉल्यूशन को लाके फिर सोलाना अभी लोगों ने अपनाना शुरू किया अभी तक। उसके बाद दोस्त कौन आया, मीम कौन आया, इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका कोई वजूद ही नहीं है, मीम कौन का तो कोई वजूद ही नहीं है। एक वायरल है, कोई इलोन मस्क एक ट्वीट कर देगा, दोस्त का प्राइस इधर से उधर हो जाता है। तो ट्रम्प कॉइन, हाल ही में कुछ महीने पहले ट्रम्प कॉइन आया, जो अमेरिका यूएस का जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प ने लाया एक ट्रम्प कॉइन। तो ट्रम्प कॉइन का नाम है, उसका नाम पे उसको हाइप बनाया, लोगों ने पैसा बनाया, बहुत लोगों ने मतलब 99% लोग गवाते हैं, उसके बाद 1-2% लोग इसमें पैसा इकट्ठा कर लेता है, उसका पॉकेट भर लेता है। ये मीम कॉइन का तो कोई वजूद नहीं है, छोड़ो, इसके बाद तो छोड़ देते हैं। तो इससे हम लोग क्या सीखने को मिलता है? मार्केट में जो इतना बड़ा मार्केट है अभी, इतना जो टोकन कॉइन अभी मार्केट में आ गया, क्या ये सब सरवाइव होगा? डायलॉग तो बहुत कुछ बोलता है, बिटकॉइन इतना से इतना पहुंच गया, आपको आपके पास आपने बिटकॉइन नहीं मिला तो आप ये टोकन ले लो, ये कॉइन ले लो, ये करो वो करो। क्योंकि ये सवाल तो ये है कि सब, जितना भी टोकन अभी मार्केट में है, कॉइन है, जितना भी प्रोजेक्ट अभी मार्केट में आ रहे का, सब कोई सरवाइव होगा या नहीं, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसमें हम लोग जानना जरूरी है कि इस क्रिप्टो मार्केट कहे या ब्लॉकचेन, मैं क्रिप्टो मार्केट नहीं कहूंगा, ब्लॉकचेन मार्केट कहूंगा, क्योंकि क्रिप्टो एक पार्ट है। क्योंकि हर ब्लॉकचेन का एक नेटिव कॉइन रहता है, क्योंकि जिस भी ब्लॉकचेन नेटवर्क में वो ट्रांजेक्शन करेंगे, जो भी एक्टिविटीज करेंगे, इसका एक नियम बना के रखा कि
खुद का एक नेटिव कॉइन बनाता है, बोलता है चलो मेरा नेटवर्क में अगर यूज करना है, मेरा नेटवर्क अगर काम करना है, इथेरियम बोलता है मेरा नेटवर्क अगर यूज करना है तो आप मेरा कॉइन जो नेटिव कॉइन है ईटीएच आपको यूज करना होगा। बाइनांस भी वही बोलता है कि मेरा जो नेटवर्क अगर यूज करना है, फायदा लेना है तो चलो आप बीएनबी मेरा जो नेटिव कॉइन है इसको यूज करना पड़ेगा। ये तो सभी का है, मतलब एक पार्ट है ब्लॉकचेन का। इसी तरह एमएसटी का भी वही एमएसटीसी है। जो भी एमएसटी नेटवर्क में हम लोग ट्रांजैक्शन एक्टिविटी जो भी करेंगे, इसमें क्या चाहिए होगा, एमएसटीसी। इसका फ्यूल जो तेल है चलने का, वो एमएसटीसी कॉइन है। ये तो सभी का है, ये पार्ट है। लेकिन सवाल ये आता है मार्केट में इतना जितना जो अभी अलग अलग तरह की क्रिप्टो टोकन कॉइन जितना भी अभी आते रहता है, अभी भी कोई मतलब खत्म नहीं है, आते रहते हैं, तो क्या ये सब सरवाइव होगा? हम लोगों का तो सपना क्या ये सब पूरा होगा? इसका सवाल का जवाब है जो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोगों का सॉल्यूशन दे पाएगा, लोगों का जरूरत होगा, लोग इसको डिमांड करेंगे, वही प्रोजेक्ट सरवाइव रहेगा मार्केट में। तो अभी सवाल आता है, बिटकॉइन इथेरियम मार्केट में आया, लोगों का एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, अभी लोग इसमें भरोसा भी करता है, उनका प्राइस भी अभी बहुत बढ़ गया है। 2020 में जो सालाना अभी 21,000 के ऊपर चला गया 5 साल में। तो इस एमएसटी और इन लोगों से क्या अलग है, ये भी थोड़ा मैं विस्तार में, मैं टाइम भी पूरा होने जा रहा है तो मैं थोड़ा संक्षेप में मैं बताने का कोशिश करूंगा। क्योंकि जो भी अभी मार्केट में सालाना तक जितना भी स्पीड या ट्रांजेक्शन फी जो कम होने के मामले में सालाना का नाम एक इसने जगह बना दिया, तो एमएसटी उसी सालाना से भी ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है। इसलिए एमएसटी ब्लॉकचेन को पीओएस यानी प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी टेक्नोलॉजी कहा गया, क्योंकि इसमें और भी नए नए फीचर है तो दूसरे ब्लॉकचेन में नहीं है, वो एमएसटी ब्लॉकचेन में है। ये एक फर्स्ट मतलब एक पॉइंट है, एमएसटी सर्वाइव करने का एक पॉइंट है। और उसके बाद एमएसटी ने मार्केट में क्या सॉल्यूशन लेके आ रहा है अभी, और एमएसटी का तो बहुत बड़ा अभी क्योंकि मैंने शुरुआत में बोला कि ब्लॉकचेन का सिर्फ डिजिटल करेंसी, इसका कॉइन ही इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को दुनिया भर के जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में अभी दिन ब दिन इसका अवेयरनेस बढ़ रहा है, इसका यूज अभी बढ़ रहा है। अलग अलग सेक्टर में, फाइनेंस में हो, हम लोग एजुकेशन सेक्टर में हो, भौतिक सेक्टर में हो, हेल्थ केयर सेक्टर में हो, तो अलग अलग जितना भी डिपार्टमेंट है, जितना भी अभी लेन देन दुनिया में, जितना भी अभी मतलब बिजनेस जो भी लेन देन कारोबार जो भी चल रहा है, सब में अभी ब्लॉकचेन का यूज केस होगा और अभी होने जा रहा है। तो जो भी मार्केट में जो जितना भी जरूरत है, जो भी सेक्टर में एमएसटी इसके लिए मतलब लायक है, एमएसटी हर सेक्टर में काम करने का ऐसा टेक्नोलॉजी है, हर सेक्टर में एमएसटी यूज कर सकता है। चाहे जो भी डिपार्टमेंट, जो भी सेक्टर में आप एमएसटी ब्लॉकचेन को आप यूज करना चाहते हो, एमएसटी में इसका खासियत है। तो लोग इसको, क्योंकि देखो सर, आप लोग अगर एक मोबाइल खरीदना जाओ तो शुरुआत में क्या था, एक नोकिया नोकिया नामक था, नोकिया मोबाइल के तो नोकिया जानता था। उसके बाद आईफोन आया, एंड्रॉयड आया। एंड्रॉयड में तो कितना मोबाइल आ रहा है अभी, क्योंकि आप अगर फोन खरीदने जाता तो आप देखोगे यार कौन सा फोन में फीचर ज्यादा हो, रेट भी कम हो, थोड़ा बैटरी भी मतलब बैकअप ज्यादा हो, ये सब आप लोग देखते हैं ना। इसी तरह ब्लॉकचेन मार्केट में भी अभी लोग देखेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट ब्लॉकचेन है, ये तो वर्ल्ड वाइड है, कोई जुरिडिक्शन नहीं है इसका, मतलब इंडिया में ही ब्लॉकचेन चलेगा। ये ब्लॉकचेन एमएसटी ब्लॉकचेन सिर्फ इंडिया का अंदर में ही काम चलेगा, ऐसा तो नहीं है, इसका कोई जुरिडिक्शन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, बांध के नहीं रखा है। तो दुनिया का जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्लॉकचेन मार्केट है, इसमें लोग खोजेंगे कौन सा ब्लॉकचेन में ज्यादा फीचर है, इसका फी भी कम हो, इसका ट्रांजेक्शन स्पीड भी हाई हो, इसमें जो मतलब इसको लोग अभी मार्केट में रिसर्च करेंगे, देखेंगे जहां उसका अच्छा लगे, जहां कम रेट में मिले, ट्रांजेक्शन भी अच्छा हो, सिक्योर भी अच्छा हो, स्केलेबिलिटी भी अच्छा हो, तो उसी को लोग अपनाएंगे ना। तो इसी मामले में एमएसटी ब्लॉकचेन सबसे आगे है। अभी तक का जितना भी ब्लॉकचेन है, इसमें से एमएसटी सबसे बेहतर है टेक्नोलॉजी में, इसलिए लोग एमएसटी को अपनाएंगे।
क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि लोगों को अभी तक लोगों ने जाना नहीं कि एमएसटी ब्लॉकचेन नामक एक ब्लॉकचेन अभी मार्केट में आया है, क्योंकि इसका शुरुआत तो अभी हाल ही में बाली में कुछ लोग हम लोग का एमएसटी टीम जाके दुनिया को बताना शुरू ही हुआ अभी, क्योंकि लोगों को बहुत दुनिया को जानना बाकी है ब्लॉकचेन को। इसलिए डेवलपर जो ब्लॉकचेन एमएसटी ब्लॉकचेन इसका पीछे काम कर रहा है, लोगों को मतलब इसका एडवर्टाइज करना है, लोगों को पहुंचाना है एमएसटी ब्लॉकचेन को। हम लोग इसका वैलिडेटर प्रोग्राम के जरिए, नॉट सेलिंग प्रोग्राम के जरिए हम लोग लोगों तक पहुंचने का हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं। इस सब का पीछे मकसद क्या है कि ब्लॉकचेन को ज्यादा से ज्यादा दुनिया में हम लोग पहुंचाएंगे, लोग केमिस्ट्री ब्लॉकचेन को जानेंगे, तब क्या होगा, लोग एमएसटी ब्लॉकचेन को अपनाएंगे। जितना अपनाएंगे तो इसमें एक ही राज छुपा हुआ है, जो भी फायदा वैलिडेटर का है या जो भी डेवलपर, जो भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ कम्युनिटी है, इसका एकमात्र फायदा ये होगा कि जो एमएसटीसी कॉइन का वैल्यू बढ़े कल को, तब जाके सभी का फायदा होगा। इसलिए जो एमएसटीसी कॉइन, जो नेटिव कॉइन का वैल्यू बढ़ाने का जो काम है, जो डेवलपर काम कर रहा है, इसलिए डेवलपर जो ब्लॉकचेन एमएसटी ब्लॉकचेन इसका पीछे काम कर रहा है, लोगों को मतलब इसका एडवर्टाइज करना है, लोगों को पहुंचाना है एमएसटी ब्लॉकचेन को। हम लोग इसका वैलिडेटर प्रोग्राम के जरिए, नॉट सेलिंग प्रोग्राम के जरिए हम लोग लोगों तक पहुंचने का हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं। इस सब का पीछे मकसद क्या है कि ब्लॉकचेन को ज्यादा से ज्यादा दुनिया में हम लोग पहुंचाएंगे, लोग केमिस्ट्री ब्लॉकचेन को जानेंगे, तब क्या होगा, लोग एमएसटी ब्लॉकचेन को अपनाएंगे। जितना अपनाएंगे तो इसमें एक ही राज छुपा हुआ है, जो भी फायदा वैलिडेटर का है या जो भी डेवलपर, जो भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ कम्युनिटी है, इसका एकमात्र फायदा ये होगा कि जो एमएसटीसी कॉइन का वैल्यू बढ़े कल को, तब जाके सभी का फायदा होगा। इसलिए जो एमएसटीसी कॉइन, जो नेटिव कॉइन का वैल्यू बढ़ाने का जो काम है, जो डेवलपर काम कर रहा है, कम्युनिटी बनाने का, अलग अलग सेक्टर में जाके, अलग अलग मार्केट में जाके इसको प्रमोट करने का जो काम कर रहा है, हम सब कम्युनिटी मिलकर जो काम कर रहे हैं, इसी के जरिए लोग इसको समझेंगे, लोग एमएसटी ब्लॉकचेन को अपनाएंगे, इसको यूज करेंगे, तब जाके एमएसटीसी कॉइन का प्राइस भी बढ़ेंगे। क्योंकि मार्केट में आज तक जो भी ब्लॉकचेन चल रहा है वो सब इंडिविजुअल लेवल में काम शुरू किया है, क्योंकि कोई किसी गवर्नमेंट का गाइडलाइन फॉलो नहीं किया। लेकिन एकमात्र ओनली वन एमएसटी इज द ओनली वन द लीगल ब्लॉकचेन इन द वर्ल्ड, टुडेस वर्ल्ड। आज का जो दुनिया है, इसमें सिर्फ एमएसटी ही एकमात्र ब्लॉकचेन है जो लीगल ब्लॉकचेन कह सकता है, लेकिन बाकी तो लीगल नहीं है। तो बाद में भविष्य में एमएसटी का जैसा ब्लॉकचेन लीगल ब्लॉकचेन आ सकता है, वो भविष्य का बात है, लेकिन अभी तक के लिए एमएसटी से बेहतर कोई ब्लॉकचेन नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं कंक्लूजन करना चाहूंगा, टाइम इजाजत नहीं मिल रहा है मुझे, तो सभी को मैंने जितना मेरा जो नॉलेज मैंने शेयर किया है, इसमें कुछ अगर भूल हो गया हो या कुछ चूक गया हो, रह गया हो, किसी का मन में अगर बुरा लगा हो, तो आप लोग मुझे जरूर माफ कीजिएगा।